ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम है भाजपा सरकार। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, वो कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। क्या कह रहा है? यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लीजिए, उनके इरादों को उनकी तकरीरों से नाप लीजिए। मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस की बेपनाह मोहब्बत की इंतहा यहाँ तक हुई कि झारखंड में घुसपैठियों तक को सस्ता सिलेंडर देने का वायदा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब घुसपैठियों के सहारे सियासी लड़ाई लड़ेगी? मोहब्बत की दुकान का इश्तेहार लेकर निकले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों पर मोहब्बत न्यौछावर किया कि सियासी बवाल मच गया। झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? वैसे बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का तुष्टीकरण का खेल पुराना है, वोट बैंक की राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी दांव चल सकती है। तो क्या अगर खास वोट बैंक घुसपैठियों का भी है तो वो चलेगा? 450 रुपए में सिलेंडर ससम्मान घुसपैठियों को भी मिलेगा। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर के घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने के बयान पर कांग्रेस आला कमान की चुप्पी क्या सहमति है? झारखंड में कांग्रेस की कोशिश किसी भी हालत में सम्मानजनक सीटों को हासिल करने की है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने घुसपैठिया प्रेम का टैग लगाते हुए कांग्रेस को घेरा है, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें रत्ती भर भी शक और शुबा नहीं कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या खतरनाक डेमोग्राफी चेंज की तरफ इशारा करती रही है। साल 1951 में जब झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था, तब झारखंड के इस इलाके में आदिवासी समाज की आबादी 35.38% थी, जो झारखंड बनने के बाद साल 2011 में घटकर 26.2% रह गई। जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की आबादी 1951 में 8.9% से बढ़कर साल 2011 में 14.5% हो गई। संथाल परगना में तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे रोटी बेटी और माटी को ही दांव पर लगा दिया है। यहां आदिवासी समाज की संख्या लगातार घट रही है। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर धोखे से कब्जे करवाए जा रहे हैं। घुसपैठ की समस्या झारखंड में विकराल होती जा रही है। हमें मिलकर झारखंड को तबाह होने से रोकना ही होगा। चुनावों में बीजेपी ने इसी डेमोग्राफी बदलाव और आदिवासियों की पहचान और संस्कृति की रक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। पीएम मोदी हमेशा से ही ये आरोप कांग्रेस पर लगाते रहे हैं कि
कि वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आदिवासियों, दलितों और पिछड़े समाज के लोगों के अधिकारों को मुसलमानों के साथ बांटती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल कर्नाटक है, जहां कांग्रेस पर पिछड़े समाज के लोगों के साथ ऐसा ही खेला करने के आरोप लग चुके हैं कि कैसे वहां मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण दिया गया। मामला यह था कि 1993 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने सीएम रहते मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया था। मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी के तहत 6% आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% कर दी तो कांग्रेस ने मुसलमानों का आरक्षण 4% कर दिया था। मुसलमानों को रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण मिलता था। मार्च 2023 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। मार्च 2023 में ही कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में आने पर वो फिर से मुस्लिम आरक्षण लागू कर देगी और कांग्रेस ने ऐसा ही किया। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन झारखंड में तो हद ही हो रही है। खुलेआम कांग्रेस बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को सस्ते सिलेंडर देने का वायदा कर रही है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जो हमने इतना दिन बोल रहा था कि पूरा कांग्रेस और जेएमएम घुसपैठियों को सिलेंडर देना, नौकरी देना, आधार कार्ड देना, जमीन देना, यही काम में वो लोग व्यस्त थे। ये लोग घुसपैठियों को नागरिक से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। क्या नहीं दिया है? आधार कार्ड देते हैं, जमीन देते हैं, मुखिया का पद देते हैं, अभी सिलेंडर भी देगा, नौकरी भी देने वाला है, तो जनता इनको सबक सिखाएगा ना। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के घुसपैठिया प्रेम की वजह एक नहीं कई है। जो सबसे अहम है वो है साइलेंट संदेश, जो मजहब की लकीर पर खास तबके के लिए है। ऐसा दावा किया जाता है कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं। सीए, एनआरसी की बात इसलिए उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले गुटों को खटकती है। क्या इसलिए कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन चिट्ठियों के फतवे के जरिए इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील करते फिर रहे हैं? जमीयत उलेमा झारखंड का अपने लोगों को जारी ये पत्र देखिए, जिसमें एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ कानून संशोधन बिल का जिक्र करते मुसलमानों से अपील की गई है कि वो इंडी गठबंधन को वोट दें और दिलाएं। हालांकि वोट बैंक की ऐसी लामबंदी हर चुनावों में क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो। कुल मिलाकर मुस्लिम संगठनों ने एड़ी चोटी का जोर एक तरफा वोटिंग के लिए लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड में घुसपैठियों पर कांग्रेस की नजर इनायत क्या मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए थी? घुसपैठ का ये सारा विवाद उन मुसलमानों से जुड़ा हुआ है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके झारखंड के संथाल परगना में आए हैं, जहां कुल 6 जिले आते हैं। इनमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल है। अभी भी रोते ही रहते हो, बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे, हम अबे तुम क्या कर रहे, सो रहे हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो और होम मिनिस्टर वो है, घुसपैठियों को मदद कर रहे। कौन मदद कर रहे? भी सरकार आपके पास है और आपके पास सब चीजें हैं, इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, सैन्य है,
लगाओ कौन घुसपैठी अंदर आ रहा है तो रोको। तुम्हारे पास रोकने की हिम्मत नहीं है। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की आमद पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। बाद में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक बन गए, जबकि झारखंड में इन्हें वोट बैंक बनाने के इरादे से बसाया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे घुसपैठियों की समस्या को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस बार भी वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों के साथ चली आ रही मजहबी और शातिर चाल का कानूनी इलाज होगा। मुझे लगता है कि एनआरसी लागू जल्दी से जल्दी संथालपना में होगा। सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम खत्म करेंगे, चिन्हित करेंगे। कम से कम नहीं भी कुछ तो हमारे संज्ञान में 20,000 आदिवासी ऐसे परिवार हैं जिनके साथ मुसलमानों ने शादी की है और उनके ज़मीन पर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारा अगला मुहिम होगा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की ज़मीन, क्योंकि ये एसपीटी एक्ट है, आदिवासी की ज़मीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की ज़मीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी ज़मीन है। और जो मुसलमान बच्चा हो गया वो आदिवासी नहीं है। तो सारे आदिवासियों के ज़मीन को जो है हम फॉरफिट करेंगे, उसके परिवार को देंगे। तो बात तुष्टिकरण बनाम संतुष्टिकरण की है। अगर वास्तव में चिंता आदिवासी हितों की है, उनकी पहचान की है, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों से कांग्रेस को इतना प्रेम क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि वो उसी वोट बैंक का हिस्सा हैं जिससे मजहबी लाइन पर वोट करने की अपील इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं? ऐसे में सवाल यही है कि अगर घुसपैठियों पर एकजुटता हो सकती है तो उन पर क्यों नहीं, जिनको जाति में बांटकर राजनीति की कोशिश लगातार होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। मेरे घर में बैठकर आप मेरा सौदा नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जब से चुनावी बिगुल बजा, महायुति और महाआघाड़ी के बीच सीधी लड़ाई के इतर एक बड़ा सवाल ट्रेंड करने लगा। ये वो कि मुसलमानों का असली रहनुमा कौन? ओवैसी भाईजान, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शरद पवार या उद्धव ठाकरे? महाराष्ट्र के महायुद्ध को यह सवाल अलग लेवल पर लेकर चला गया। मराठी मैदान में हैदराबादी भाईजान ने खम ठोका और सीधे सीधे टारगेट पर लिया समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को। आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। सवाल है कि महाराष्ट्र के महायुद्ध में ओवैसी और अखिलेश के बीच सीधा मुकाबला क्यों? ओवैसी भाईजान इतने एग्रेसिव क्यों हैं? मुसलमानों के साथ धोखे का सीधा सीधा आरोप अखिलेश यादव पर क्यों लगा रहे हैं? तो उसे समझिए। 15 अक्टूबर महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान। 18 अक्टूबर मालेगांव में अखिलेश यादव की रैली और 19 अक्टूबर धुले में अखिलेश यादव की रैली। चुनाव तारीखों के ऐलान के ठीक 3 दिन बाद अखिलेश यादव एक्टिव मोड में आ गए।
और ओवैसी का गढ़ माने जाने वाले मालेगांव में एक बड़ी रैली कर दी। एमवीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के लिए तब सीटों का ऐलान भी नहीं किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव मालेगांव में खराब मौसम और बारिश के बावजूद पब्लिक के बीच पहुंच गए और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए शंखनाद किया, बस यहीं से असदुद्दीन ओवैसी की टेंशन बढ़ गई। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साफ के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। हैदराबादी भाईजान अपने पार्टी का दायरा बढ़ाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, फिर चाहे चुनाव कहीं का भी हो। ओवैसी अपने वोट बैंक को साधने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र को ही ओवैसी की राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र के रण में अखिलेश के दमदार कदम से ओवैसी को खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि ओवैसी और अखिलेश दोनों की ही नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। महाराष्ट्र के चुनावी चौसर में अखिलेश यादव जिन मुस्लिम बहुल इलाकों मालेगांव और धुले से अपने चुनावी मिशन की शुरुआत की थी, वहां ओवैसी की पार्टी AIM की मजबूत पकड़ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी विधानसभा सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंका दिया था और इन्हीं दोनों सीट पर अखिलेश यादव ने बैक टू बैक रैली की। 18 अक्टूबर को भारी बारिश के बीच अखिलेश एंड कंपनी की मालेगांव में रैली और उसके अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को धुले में जनसभा। रैली में अखिलेश को सुनने आई भीड़ को देख ओवैसी भाईजान की टेंशन बढ़ गई। सोलापुर, औरंगाबाद, भिवंडी तमाम रैलियों में ओवैसी ने योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को टारगेट किया, लेकिन 14 नवंबर को जब संभाजी नगर के मंच से ओवैसी ने महाराष्ट्र के वोटर्स को संबोधित किया तो सीधे टारगेट पर समाजवादी पार्टी को लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोग मेरे नाम पर हिंदू मुस्लिम का खेल करते हैं। इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश के यूपी सीएम रहने के दौरान हुए मुजफ्फरनगर दंगे का भी जिक्र किया। कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे। कपड़ों के टेंटों में मैं देख चुका हूं। और वो अखिलेश यादव सैफाई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। और आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इतिहाद को तोड़ना चाहता है। महाराष्ट्र की सियासत से किंग मेकर बनने की उम्मीद में ओवैसी भाईजान ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट जबकि 4 सीटों पर दलित को टिकट दिया है। लेकिन ओवैसी की उम्मीद को सबसे बड़ा खतरा अखिलेश यादव की पार्टी से है। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें 6 पर उसके सामने AIM है। 6 में से 5 सीटों पर सपा और AIM ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। ऐसे में मुस्लिम वोट का बंटना तय माना जा रहा है और यही बात ओवैसी भाईजान को परेशान कर रही है। मेरे भाई, ये लोग औरंगाबाद को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि इनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटका में, भारत में तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर आपकी ताकत नजर आती है, कहीं पर तुम्हारा रोब और दबदबा नजर आता है, कहीं पर तुम्हारा सियासी शऊर नजर आता है, कहीं पर तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती हैं, ये तमाम जालिम ताकतें, ये तमाम नफरत करने वाले आ रहे हैं। अखिलेश और ओवैसी दोनों मुस्लिम वोट के भरोसे अपनी सियासत करते हैं, इसलिए जब महाराष्ट्र के रण में दोनों कूदे तो रिश्तों में तलखी आ गई। ओवैसी यूपी में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं तो अखिलेश को लगता है कि AIM उनके मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर रही है।
जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में ओवैसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान सेट कर दिया। वैसे ओवैसी अक्सर आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। जब हिजाब निकाब का मामला आया तो कान में आवाज कमाना शुरू हुई, तो हमारे कान तो अच्छा सुन रहे। जब अखिलेश से पूछा गया कि मुस्लिम वोट, तो बोले सुनाई नहीं दे रहा। मगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब मुस्लिम वोट और निकाब और हिजाब पर अखिलेश कह रहे नहीं सुनाई दिया। तो अखिलेश, जब तुम्हारी कानों में हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो अब उत्तर प्रदेश और संभल की जनता मजलिस और ओवैसी को अपनी बात सुनाएगी। मैं सुन रहा हूं तुम लोगों को। यूपी से निकलकर बात महाराष्ट्र तक चली आई है। ओवैसी और अखिलेश के टारगेट पर सीधे सीधे मुस्लिम वोटर्स हैं। महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। मालेगांव विधानसभा सीट पर 60% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। 5 सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 9 सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं 15 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 30% हैं। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल सीट औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद मध्य, भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, भाईखला, मुंब्रा, मानखुर्द, शिवाजी नगर, मालेगांव, धुले, सोलापुर, नांदेड़ दक्षिण और करंजा से चुनाव लड़ रही है। ओवैसी भाईजान ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ानी है। उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी ध्यान होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 44 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। महाराष्ट्र में जिन उम्मीदों के साथ ओवैसी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसी उम्मीद के साथ अखिलेश यादव की पार्टी भी दांव लगा रही है। एसपी ने महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में किया था, जब उसके खाते में 4 सीटें आई थी, लेकिन 2014 में ये संख्या घटकर 1 रह गई और 2019 में पार्टी के 2 विधायक ही चुनाव जीत सके। अभी शिवाजी नगर से अबू आजमी और भिवंडी पूर्व सीट से रईस शेख विधायक हैं। दरअसल अखिलेश यादव और ओवैसी की ये तकरार महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी है, जो समाजवादियों के लिए गढ़ रहा है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें एआईएम ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें कुंदरकी और मीरापुर में ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। ऐसे में मुस्लिम वोट अगर कटेगा तो नुकसान अखिलेश यादव को होगा, और इसका अंदाजा आप यूपी के कुंदरकी में 12 नवंबर को अखिलेश यादव के बयान से लगा सकते हैं, जहां उन्होंने अपने 57 मिनट के भाषण में 17 बार घबराहट शब्द का जिक्र किया। अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। कोई घबरा तो नहीं रहा, यहाँ पर मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। कोई घबराने वाला तो नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं घबराएंगे, अगर घबरा गए तो टिकट नहीं मिलेगी इनको। बहरहाल ओवैसी भाईजान और अखिलेश यादव दोनों ही अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर यूपी का उपचुनाव। और दोनों में कंपटीशन इस बात की है कि मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोटर्स किसके साथ जाते हैं। जहां मन भयमुक्त हो, जहां मस्तक गर्व से ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां संसार संकीर्णता से टुकड़ों में ना बटा हो, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों। इन्हीं शब्दों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता के स्वर्ग में देश के अलौकित होने की कामना की थी। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया की चारदीवारियों के भीतर जैसे आरोप लगे हैं, उसने हिंदुस्तान की सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है जामिया मिलिया इस्लामिया में अधर्म का, अधर्म गैर मुस्लिमों से भेदभाव का, अधर्म गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण के दबाव का, अधर्म गैर मुस्लिम महिलाओं के नारीत्व पर हमले का। जामिया मिलिया इस्लामिया में अधर्म के ये आरोप कॉल फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सामने आए हैं।
यह रिपोर्ट 62 पन्नों की है, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रिटायर्ड एसएन ढींगरा के नेतृत्व में तैयार किया गया है। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव और किरोड़ीमल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर नदीम अहमद जैसे प्रतिष्ठित लोगों ने ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है। इसमें शिक्षक, छात्र और नॉन टीचिंग स्टाफ के 27 गवाहों की गवाही शामिल है, जिन्होंने जामिया के भीतर गैर मुस्लिमों से भेदभाव, धर्मांतरण और धमकाने की गंभीर कहानियां सुनाई है। गवाहों की पहचान छिपाने के लिए इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उन्हें CW1, CW2, CW3 जैसे संबोधनों से पुकारा गया है। गवाहों ने भेदभाव और बढ़ जाने और जान के खतरे का अंदेशा जताकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से उनकी पहचान उजागर न करने का अनुरोध किया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गवाह CW1, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के इनकार पर उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। CW1 के मुताबिक उनकी PhD थीसिस को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजने को लेकर एक मुस्लिम क्लर्क ने अभद्रता और आनाकानी की। जब CW1 ने रजिस्ट्रार नाजिम हुसैन जाफरी से क्लर्क की शिकायत की तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कुलपति से मिलकर CW1 को शिकायत का मौका नहीं दिया गया। CW1 की PhD पूरी होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि वो गैर मुस्लिम थी। CW1 ने गवाही में कहा कि जामिया में सभी को पता है कि मैं अपने पति से अलग रहती हूँ। इसके बाद मुझसे कहा गया कि मैं इस्लाम अपनाऊं। जब मैंने मना किया तो मेरा करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि मुझे बताया गया कि मुस्लिम प्रोफेसर की मिस्ट्रेस बन जाओ। हमारे पास 3 तरह के लोग आए, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स भी। तो सबकी परेशानी तकरीबन एक जैसी थी। फीमेल स्टाफ था, उसने ये बताया कि हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती थी हमारे सहपाठियों के जरिए। और जो नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ था तो उसने अपनी अलग तरह की परेशानी बताई कि हमसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, हमें इज्जत नहीं मिलती थी और हमारी किसी शिकायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था या हमें धर्मांतरण करने के लिए भी बाध्य किया जाता था। CW2 भी एक टीचिंग स्टाफ है। वो दलित समुदाय से है। उन्होंने बताया कि उन्हें न केवल धार्मिक बल्कि जातिगत आधार पर भी भेदभाव झेलना पड़ा। CW2 की गवाही के मुताबिक उन्हें अपना कैबिन पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें काफिर कहकर अपमानित किया गया। कॉल फॉर जस्टिस ने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तब बनाई थी जब 4 अगस्त 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज से आने वाले जामिया के कर्मचारी राम निवास ने भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। शायद कॉल फॉर जस्टिस को भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि जामिया में इतने बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों से हर स्तर पर भेदभाव के गंभीर आरोप लग सकते हैं। CW3 एक महिला प्रोफेसर ने दावा किया कि उन्हें धर्म परिवर्तन न करने पर एक मुस्लिम प्रोफेसर ने एसिड अटैक, हत्या और रेप की धमकी दी। CW3 की गवाही के मुताबिक वो नेट और GRF क्वालिफाइड थी, फिर भी उनके करियर में अड़चनें डालने की कोशिश हुई। दावों के मुताबिक जब तक वो शादीशुदा नहीं थी तब तक उन्हें इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जाता रहा और उनकी शादी के बाद गर्भवती होने के दौरान उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। शादी के 2 वर्ष के बाद CW3 के पति की मृत्यु हो गई तो उन्हें एक बार फिर मुसलमान बनने का दबाव डाला गया। हिंदू धर्म और संस्कृति को हमेशा भला बुरा कहा जाता था। जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है। वहाँ गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। यह सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरह से इस्लामिक कट्टर संस्थाएं काम कर रही हैं वह अत्यंत घातक है, इस देश के संविधान के खिलाफ है और इस देश के संविधान की आत्मा को कुचलने वाला है। ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। एनजीओ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार गैर मुस्लिम टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्रों को शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर प्रताड़ित किया गया। गवाह CW10 एक पूर्व छात्र है। उन्होंने दावा किया कि उनके पहनावे और कलावा पहनने को लेकर उनका मजाक बनाया जाता था। उन्हें गौमूत्र पीने वाला बताकर टारगेट किया जाता था।
यही नहीं, होली दिवाली त्योहारों पर हिंदू छात्र निशाना बनते थे। निश्चित ही अगर किसी लालच दिया जा रहा है और जबरदस्ती की जा रही है तो मैं उसकी भर्त्सना करना चाहूँगा। भेदभाव की खबर भी आ रही थी कि जो गैर मुस्लिम जो टीचर हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, भेदभाव भी हो रहा है। ये जामिया से खबर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी वर्ग के साथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे संज्ञान में जो बातें आएंगी हम उसको प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे। रिपोर्ट्स में दी गई गवाहियों के मुताबिक जामिया में सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी संगठन सक्रिय थे। CW18 जो जामिया के एक छात्र हैं, उन्होंने बताया कि एक प्रोफेसर ने जय श्री राम के नारे को आतंकी नारा कहा। क्लास में कहा गया जय श्री राम बोलना आतंकी नारा है। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जामिया में जो मुस्लिम भी कैंपस में चल रही कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। CW17 एक मुस्लिम कर्मचारी है। उनके मुताबिक हिंदू त्योहारों जैसे होली दिवाली में अगर वो शामिल होते तो उनसे कहा जाता था कि कुफ्र मत करो। CW6 एक प्रशासनिक स्टाफ है। उनकी गवाही के मुताबिक 2011 के बाद ये रूल बना दिया गया कि सभी छात्रों को उर्दू की परीक्षा पास करनी है। अधिकतर हिंदू छात्र जब ये परीक्षा पास नहीं कर पाते तो उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा जाता था। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन एक्सीलेंस को पे ध्यान न देकर के कन्वर्जन कराया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि इनका हमेशा से चेष्टा रहती है कि उनका ही धर्म सबसे ऊपर है और कोई धर्म ऐसा और कोई धर्म ना रहे, उनका ही धर्म रहे, इस प्रकार की चेष्टा है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इस पे सरकार इसमें कठोर कदम उठाए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में 27 गवाहों के अलावा पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद न्यूज रिपोर्ट्स या आरोपों का भी जिक्र है। इन्हीं में एक छात्रा जिनकी पहचान हम उजागर नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ समय पहले नवभारत को इंटरव्यू में अपने आरोप सामने रखे थे। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके से बात हो रही है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आना चाह रही हैं इस डर से कि जो मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ ना हो। मेरे साथ स्टॉकिंग शुरू हो गई है, मेरे अगेंस्ट ही लोग बोलने लगे हैं। एक प्रोफेसर है जिन्होंने मुझे बिल्कुल पोलराइज कर दिया है क्लासरूम सिचुएशन को लेकर। कॉल फॉर जस्टिस की इस रिपोर्ट के बाद नवभारत ने जामिया मिलिया इस्लामिया का पक्ष जानने की कोशिश की। पहले तो विश्वविद्यालय की ओर से सामने आने से बचा गया, बाद में ये भरोसा दिया गया कि इस रिपोर्ट के आधार पर जांच करेंगे, एक्शन लेंगे। कोई भी ऐसी घटना होती है तो विल बी वेरी सीरियस ऑन इट। और अगर कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई पुराना कोई भी इंसिडेंट को भी एविडेंस के साथ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग को बताएगा तो डेफिनेटली व्हाटएवर एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस एंड स्टैट्यूट्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली विल परस्यू द केस। और ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके लिए बिल्कुल श्योरिटी की कमिटमेंट है। यहाँ एक बात और स्पष्ट करनी जरूरी है कि ये आरोप भले गंभीर और सनसनीखेज हो, लेकिन अभी इनकी आधारित या स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। नवभारत की रिपोर्ट जामिया को लेकर तैयार हुई कॉल फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सामने आए दावों के आधार पर ही है।